कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। यदि संक्षेप में कहूँ तो दंगे क्यों हुए, तो भाजपा वालों की सक्रियता की वजह से और पलटू राम की निष्क्रियता की वजह से। कब पलटी मार के वो दोबारा भाजपा के पाला में चले जाएं, ये भी किसी को नहीं मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हाल के दिनों में सासाराम में हुए दंगे के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इसी सिलसिले में हम आए हैं बिहार के रिटायर्ड आईजी अमिताभ दास के पास। उनसे इस मामले में जानकारी लेंगे और कुछ बातें करेंगे। बिहार के जो वर्तमान डीजीपी है तो वो भी मीडिया के सामने जा कर के इस मामले में कुछ बोल नहीं पाए और उठ के चले गए। और उसके बाद पता चला कि वहाँ के होमगार्ड और सिपाही वहाँ उसको नियंत्रित कर रहे थे और उन्होंने अफवाह उड़ा दिया कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दर्शकों को, ये तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये अभी जो रामनवमी बीती है 2-4 रोज़ पहले, उस समय बिहार के 2 ज़िलों में, रोहतास ज़िले में सासाराम है और नालंदा ज़िले में बिहार शरीफ है। इन 2 ज़िलों में हिंसा भड़की और मतलब काफ़ी, जान को तो खैर खास क्षति नहीं हुई, लेकिन ऐसे आगजनी माल को काफ़ी क्षति हुई है। और बिहार शरीफ हिंसा में तो एक मौत भी हुई है। तो उसी पर हम विमर्श कर रहे हैं। देखिए, इसमें 1-2 बात मैं स्पष्ट करता हूँ। पहली बात, दर्शकों को जान लेनी चाहिए सबको कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। मैं खुद इतने ज़िलों का एसपी रहा और बहुत सारे संवेदनशील ज़िलों का एसपी रहा। किशनगंज जैसा जो संवेदनशील है बिहार का ज़िला, सीमावर्ती ज़िला है। और हमारे समय में भी ये होता था। ये त्यौहार तो सैकड़ों साल से आ रहे हैं, रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो। अगर लोकल प्रशासन चाह ले, डीएम एसपी ऐसा मन बना ले कि हम दंगे नहीं होने देंगे, तो किसी माई की लाल की औकात नहीं है दंगे करा देने की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब लोग कहते हैं कि दंगे वहाँ हो गए, दंगे भड़क गए। दंगे भड़काए जाते हैं, बिल्कुल सुनियोजित साजिश की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है। अब ये जो दंगे हुए हैं, आप जो बात कर रहे हैं बिहार शरीफ और सासाराम की, ये दंगे मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये दंगे बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल वालों ने करवाए, है ना। ये बात मैं एकदम डंके की चोट पर कहता हूँ। इसको पुलिस वाले माने या नहीं माने, हर पर राजनीति होती है। देखिए, दंगों की टाइमिंग देखिए। एक तो सासाराम और इसके दंगे उस समय हुए जब जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बिहार का आगमन था, दौरा था। और सासाराम में, वैसे बाद में सासाराम आए नहीं, नवादा आए, लेकिन सासाराम में भी तड़ीपार का ये था। और बिहार शरीफ तो पहले से ही संवेदनशील रहा है। तो देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। एक तो तड़ीपार के दौरे से मिल रही है। दूसरी बात क्या समझने है कि 12 महीने बाद देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, है ना। ये अप्रैल 23 चल रहा है, अप्रैल 24 में लोकसभा चुनाव होंगे। अब लोकसभा चुनाव में क्या है, इस बार की भाजपा की हालत बहुत पतली है, क्योंकि 9 साल तो मोदी जी ने निकाल दिए हवाबाजी में, जुमलेबाजी में, है ना, कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा, सबके अकाउंट में 15 लाख जमा हो जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगा, दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा, फलना हो जाएगा, चिल्ला। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी, इन दोनों ने मिलकर समझिए कि पूरे देश को लूट लिया, है ना। अब तो दोनों को मिला के, मोदी और अडानी को मिला के एक साथ मोडानी कहते हैं, मोडानी महाघोटाला। बंदरगाह गौतम, यूपीआई में भी 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर 1.5%। ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें। गैस सिलेंडर का हाल देखिए, 1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बताइए आम आदमी की कमर टूटेगी कि नहीं। पूरा हिंदुस्तान गौतम अडानी के हवाले कर दिया गया है। तो अब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार ने खाली लफाजी की, जुमलेबाजी की। तो अब भाजपा की हालत वही हो रही है जैसे कि कोई स्कूली बच्चा होता है, साल भर पढ़ाई करता नहीं है, घूमता रहता है, और जब परीक्षा सर पर आती है तो घबरा जाता है। वही हालत भाजपा की हो रही है। तो भाजपा का ये पुराना फार्मूला है। जैसे भाजपा को लोग भारत जलाओ पार्टी क्यों कहते हैं, पुराना फार्मूला है कि भाई हम हिंदू मुसलमान के दंगे करा देंगे, दंगे करा देंगे तो वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे। यदि आप आबादी के हिसाब से देखें तो मोटा मोटी हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं मोटा मोटी। तो भाजपा को लगता है कि मुसलमानों का वोट छोड़ो, हम यदि हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे तो फिर हमारी सत्ता बनी रहेगी, है ना। तो ये एक बहुत ही मतलब क्या कहे, खूनी षड्यंत्र करके भाजपा सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और इसी वजह से भाजपा ने सासाराम में, बिहार शरीफ में सब जगह दंगे करवाए हैं। और ये देखिएगा, ये पूरा पैटर्न है। लेकिन सर ये मानना होगा, नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार
ना वहाँ गए, और अभी उनको उनके गृह जिला कहा जाता है, तो वहाँ गए भी नहीं। और उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ शांति बरकरार है, जबकि वहाँ कर्फ्यू की अफवाह उड़ चुकी थी, तब भी वहाँ गए भी नहीं। और वहाँ के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ शांति बरकरार है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो इसका क्या कहना चाहेंगे? जी, उस पर मैं आ रहा था, उसी पर मैं आ रहा था। देखिए, भाजपा वालों से तो दंगा कराया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लापरवाही किसकी है? बिहार में तो पलटू राम की सरकार है ना। यदि जो नीतीश कुमार हैं, जो माननीय पलटू राम है, वो अगर चाहते, उनमें मतलब इच्छा शक्ति होती, जिसको राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पूरा तंत्र आपके अंडर में है, पूरा पुलिस महकमा आपके अंडर में है, सारा तंत्र आपका है। और आपने सही कहा कि जो नालंदा जिला है वो तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ तो ऐसे बात विवाद को मुख्यमंत्री जाते रहते हैं नालंदा में, उनका एक पैर तो हमेशा नालंदा में ही रहता है। तो नालंदा में दंगा हो गया, और ये कहना कि शांति है, ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं, मैंने तो शेयर नहीं किए सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे वीडियो नहीं है। मतलब एक डिजिटल की एक दुकान थी, उसको पूरा लूट लिया गया। बिहार शरीफ में एक बहुत पुराना मदरसा था, बहुत पुराना मदरसा, समझिए 100 बरस पुराना मदरसा था। उसकी लाइब्रेरी थी, उसमें अच्छी अच्छी किताबें थी, दुर्लभ किताबें थी। उस मदरसा को जला दिया गया है। अब बताइए क्या गुंडागर्दी हो रही है? जब चारों ओर से पलटू राम की मतलब निंदा हुई है, तब आज मैं देख रहा था कि जो डीजीपी महोदय है, भट्टी सर है, वो बिहार शरीफ पहुंचे हैं। लेकिन ये तो मतलब आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात हुई ना। आप जब जान देखिए, रामनवमी तो अचानक आई नहीं, रामनवमी तो पहले से इसकी तारीख नियत होती है। जब नए साल का कैलेंडर निकलता है 2023 का, तभी पता चल जाता है कि किस दिन रामनवमी है, किस दिन होली है, किस दिन दिवाली है। आपको ऐसा नहीं लगता कि रैप दलों को पहले से वहाँ पे भेजना चाहिए था? वही मैं कह रहा था ना कि पहले से इस देखिए, ये सब पहले से संवेदनशील इलाके हैं बिहार के। बिहार शरीफ आज संवेदनशील नहीं बना, पहले से संवेदनशील है। ये सब संवेदनशील चिन्हित इलाके रहते हैं। आप वहाँ रैफ भेज सकते थे, आप वहाँ शांति समिति की बैठक कर सकते थे, वहाँ पहले से बीएमपी की तैनाती हो सकती थी, वहाँ आप फ्लैग मार्च कर सकते थे, है ना। और सबसे बड़ी बात देखिए कि गुंडों के बीच एक मैसेज रहना चाहिए कि कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो बचेगा नहीं। यदि यह मैसेज जाता तो किसकी मजाल थी, है ना। यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि एक एक घंटे तक दुकान लूटी जाती रही और पुलिस नहीं आई। भाई ये कौन सी पुलिसिंग है? आजकल एक एक सिपाही के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। ये तो अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं ना है कि ऐसे पता चल रहा है एकदम घंटों बाद। एक एक सिपाही आजकल मोबाइल लेके घूम रहा है, व्हाट्सएप लेके घूम रहा है, तो कैसे, ये क्या अराजकता है? अब देखिए, जब हंगामा हुआ, मैं पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सरकार में क्या होता है कि जब हंगामा होता है तो एक दो लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है ना। खास के वैसे लोगों को जिसका आगे पीछे कोई रहता नहीं है, जो पॉलिटिकल ढंग से मजबूत नहीं रहता, उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। अब बिहार शरीफ में भी हिंसा हुई है, तो बलि का बकरा कोई लोकल थानेदार होगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। कोई चौकीदार होगा, उसका वेतन रोक दिया जाएगा। कोई होमगार्ड होगा, उसको कुछ कर दिया जाएगा। तो ये तो गलत बात है। बलि का बकरा क्यों है? नैतिक बड़े लोगों के साथ कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। हमेशा वही होता है ना। बड़े लोग के साथ क्या होता है? पलटू राम गए भी, साल भर तो पलटू राम यात्रा ही करते हैं। अभी हाल में भी इनकी समाधान यात्रा खत्म हुई है ना। और इसके पहले भी 13 यात्राएं कर चुके थे, ये 14 यात्रा है। इतना बड़ा यात्री तो मतलब हिंदुस्तान में इक्का दुक्का पैदा हुआ होगा। तीर्थ यात्रा की तरह करते हैं यात्रा, तीर्थ यात्रा की तरह यात्रा। तीर्थ यात्रा तो आपने अच्छा शब्द कह दिया। बेसिकली इनकी यात्रा जो रहती है सरकारी पिकनिक रहती है, सरकारी खर्च पर पिकनिक मनाते हैं। गए भी नालंदा, क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। पूरे देश में अभी बिहार की बदनामी हो रही है और ये दंगा हुआ। देखिए कितना, ये मतलब मैं क्या कहूँ, बिहार का दुर्भाग्य। यदि संक्षेप में कहूँ तो दंगे क्यों हुए? तो भाजपा वालों की सक्रियता की वजह से और पलटू राम की निष्क्रियता की वजह से, है ना। यदि मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँ तो ये खूनी दंगे क्यों हुए? तो भाजपा का इसमें सक्रिय योगदान रहा। भाजपा का, आरएसएस का, बजरंग दल का, ये सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब संघ परिवार वाले हैं। और पलटू राम की क्या गलती है? तो वो निष्क्रिय थे। अब पलटू राम क्यों निष्क्रिय थे वो भी जान लीजिए। वो इसलिए निष्क्रिय थे क्योंकि वो पलटू राम है। कब पलटी मार के वो दोबारा भाजपा के पाला में चले जाएं, ये भी किसी को नहीं मालूम, है ना। आप इनका भूतकाल देखिए नीतीश बाबू का, तो कितनी बार बारी बारी से पलटी मार के लालू के साथ आते हैं, फिर भाजपा के साथ, फिर लालू के साथ, फिर भाजपा के साथ। तो ये तो सभी विकल्प खोल के रखते हैं ना, सभी विकल्प खोल के रखते हैं। हो सकता है 2024 के चुनाव के पहले ये फिर एक बार पलटी मार के भाजपा के खेमे में चले जाएं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो निष्क्रियता थी एक तरह से मतलब जानबूझ के की गई निष्क्रियता थी, जानबूझ के लापरवाही की गई कि दंगे होते रहे और हम इधर उधर देखते रहेंगे और बाद में जो पलटू राम की आदत है बात बना के पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है, देखिए मैं रामनवमी पर हुआ इसलिए मैं 2-3 बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं खुद तो पूजा पाठ करता नहीं, मेरे जो माँ बाबू जी थे अब तो दोनों चले गए, तो वो लोग
पूजा करते थे, ज़्यादातर लोग ये होते हैं। और बचपन से ही वो आस्था थी। बचपन में मैं बीमार ही पड़ता था तो मुझे याद है मेरी माँ मेरे तकिया के नीचे रामचरितमानस रख देती थी। तो वो एक राम है जो बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में तो लग रहा है कि रामनवमी को एकदम दंगा नवमी बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ जगह से हाँ, अब सिद्धू कानू को क्यों, वो संथाल विद्रोह वाले थे, सिद्धू कानू बिरसा मुंडा विद्रोह के थे। अब बताइए, कुछ जगह से खबर आ रही है कि वह नाथूराम गोडसे के लोग तस्वीर लिए हुए थे। अब ये रामनवमी में गोडसे कहाँ से आ गए? तो मतलब मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि भाई राम के प्रति यदि इज्जत है जरा भी, तो कम से कम इस देश में गांधी जी जब शहीद हुए थे तो हे राम कह के शहीद हुए थे। लेकिन गांधी जी का राम भाजपा का राम नहीं था। वो तो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, है ना। उनका जो राम था वो ईश्वर और अल्लाह एक मना वाला था। और ये तो जो हम लोग बचपन से कहावत सुनते, मुँह में राम बगल में छुरी, तो वही बात हो गई है। आप रामनवमी कर रहे हैं, आप जाके अगर रामनवमी कर दें अपने घर में कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए। ये रामनवमी में जाते हैं मस्जिद के सामने लोग लंपट लोग नाचने लगते हैं, मस्जिद पर जाके भगवा झंडा फहराने लगते हैं, मदरसा में आग लगा देते हैं। ये कौन सी रामनवमी है भाई? तो ये जो हिंदू धर्म के नाम पर खुल्लम खुल्ला मतलब गुंडागर्दी हो रही है, फांसीवाद हो रहा है, और ये सब राजनीतिक है। इनको चुनाव जीतना है, अगला 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव जीतना है। तो कहते हैं ना, भाजपा की तो बड़ी रणनीति है, राम नाम जपना, कुर्सी का सपना, है ना। बात करेंगे राम की और नज़र रखेंगे कुर्सी पर, है ना। तो ये जो राम भक्ति है, ये राम भक्ति क्या कहिए, गुंडागर्दी है, और वही हो रहा है। अब सारे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुसलमान इस देश में हज़ारों सालों से साथ रहते आए हैं, हज़ारों बरस साथ रहेंगे। भाईचारा बना के रखें, शांति बना के रखिए। अब बिहार में लगातार कानून व्यवस्था जो है, विधि व्यवस्था जो है, वो गिरती जा रही है, और मतलब उसमें बहुत तेज़ी से उछाल आया, और सभी मतलब मोर्चों पर आया है। चाहे वो अपहरण के मामले, बीच में कुछ अपहरण के मामले शांत हो गए थे, अपहरण के मामले हों, रंगदारी के मामले हों, सीधे हत्याएं हों, मतलब ऐसा लगता है। और अब तो फिर रामनवमी में दंगे भी भड़क गए। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी मतलब अराजकता का माहौल हो। अब देखिए, इसमें विश्लेषण के लिए तो बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे, लेकिन कुछ बातों पर मैं ध्यान देता हूँ। एक तो जो सरकार है वो पूरी तरह विफल हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कानून व्यवस्था है वो उनकी प्राथमिकता में कहीं है ही नहीं। यदि कोई बड़ा कांड हो जाएगा, उनसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री से, तो उनका एक घिसा पिटा संवाद है जो वो रिकॉर्ड की तरह बजा देते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये कहकर वो पतली गली से निकल जाते हैं, और कानून फिर अपना काम करता नहीं है। तो बिल्कुल मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति। और समझिए कि पूरे बिहार में माफिया की हुकूमत है, और आम आदमी पर, शरीफ आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। आज के बिहार की यही हकीकत है। माफिया की हुकूमत है, सत्ता के गलियारों में माफिया का कब्ज़ा है, और आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे सत्ता के गलियारों में माफिया का कब्ज़ा है। मैं तो बात मतलब बिना लाग लपेट के कहता हूं, खुलकर कहता हूं। बिहार सरकार में एक माननीय मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह। श्रीमती लेसी सिंह जो हैं वो बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती हैं। उनकी पृष्ठभूमि ये है लेसी सिंह की कि उनके पति थे, बूटन सिंह नाम था, वो सीमांचल के पूर्णिया के बहुत खूंखार अपराधी था। और बाद में बूटन सिंह की हत्या हो गई, गैंगवार में हत्या हो गई। उसके बाद बूटन सिंह के गिरोह की पूरी जो कमान थी वो श्रीमती लेसी सिंह के हाथ में आ गई। सारे अवैध हथियार श्रीमती लेसी सिंह के हाथ में आ गए, और लेसी सिंह का गिरोह जो है वो पूर्णिया में बाकायदा हत्याएं करवाता है, अपहरण करवाता है। मैं स्पेसिफिक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस नेता थे पूर्णिया के अनुरंजन कुमार, उनकी हत्या हो गई 2021 के नवंबर में। उसमें बाकायदा सरसी थाना में FIR हुआ पूर्णिया में, बाकायदा उसमें लेसी सिंह का नाम दिया गया, उनकी पत्नी ने नाम दिया, मृतक की पत्नी ने। लेकिन पलटू राम के दबाव की वजह से श्रीमती लेसी सिंह का कोई बाल बाका नहीं हुआ। तो जब आप एक आपराधिक चरित्र की महिला को कैबिनेट में रख रहे हैं, बिहार सरकार में लेसी सिंह घूमती है, कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमती है, तो वैसे में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या ठीक रहेगी। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। ये देखिए, सत्ता के गलियारों में बिहार में तो देखिए हर क्षेत्र में माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, शिक्षा माफिया है, हर क्षेत्र में माफिया। और सभी माफिया की जो आप है समझिए कि एंट्री है वो सत्ता के गलियारों में है, पहली बात। दूसरी बात,
जो एक पुलिस तंत्र होता है जो अपराधियों से लोहा लेता है, वो पुलिस तंत्र मतलब समझिए आकंठ गर्दन तक वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और वो भ्रष्टाचार मतलब एकदम जो लोएस्ट लेवल से लेके समझिए कि बिल्कुल ऊपर के आईपीएस अधिकारियों तक है। मतलब एक आम सिपाही से लेके आईपीएस अधिकारियों तक 90% या उससे भी ज़्यादा लोग भ्रष्ट हैं। जो उनकी तैनाती होती है सिपाहियों और इसकी छोड़ दीजिए जो आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होती है वो जाति देखकर होती है बिहार में। अब नीतीश कुमार का एक लवकुश समीकरण है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, मतलब कुर्मी और कोयरी। तो लवकुश समीकरण से जो आईपीएस अधिकारी आते हैं उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से उन जातियों के पदाधिकारियों को लाकर बिहार में तैनात कर दिया जाता है। तो ईमानदार लोग, अब मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं तारीफ़ करता, लेकिन जहाँ भी मैं रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया माफिया के दबाव में। आज की तारीख में भी मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। तो एक मैसेज चला गया पुलिस विभाग में कि भाई जो ईमानदार लोग हैं उनकी हालत अमिताभ दास वाली हो जाएगी, इसलिए सरकार के सामने पूंछ हिला के रहो। तो पुलिस तंत्र जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है। तीसरी बात जो है कानून व्यवस्था की बिगड़ने की बात, उसमें एक बात है कि यहाँ की जनता की भी गलती है, आम बिहारियों की भी गलती है। अब आम मतदाता जो बिहार का होता है, आप देखेंगे चुनाव में वो जाति के नाम पर वोट देता है ना, संप्रदाय के नाम पर वोट देता है। आप देखेंगे, यदि मान लीजिए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अनंत सिंह मोकामा में, सबको पता है कि बहुत खूंखार क्रिमिनल है, लेकिन मोकामा से अनंत सिंह लड़ेगा तो उसकी जाति के हज़ारों लोग लग जाएंगे लाइन में उसको वोट देने के लिए। ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा ये कोई नायक खड़ा हो रहा है ना। अनंत सिंह एक बार जेल के अंदर से चुनाव जीत चुका है। या आनंद मोहन, सबको पता है कि वो खूनी है, उसने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर एक जिलाधिकारी का खून कर दिया था, आज उम्र कैद काट रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जाति के बहुत सारे लोग हैं जो आनंद मोहन को बिल्कुल नायक मानते हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर उसकी चर्चा होती है, लगता है महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं। अभी देखिए बिहार में कितनी ख़राब स्थिति है। मैं आनंद मोहन का एग्जाम्पल देता हूँ। आनंद मोहन उम्र कैद काट रहा है गोपालगंज डीएम की हत्या के मामले में सहरसा जेल में। बेटी की शादी के लिए वो पेरोल पर छूटा, और उसकी शादी में, बेटी की शादी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पलटू राम पहुंच गए, बड़े बड़े मंत्री पहुंचे, और सिर्फ जदयू के नहीं, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुंचे, भाजपा के भी वरिष्ठ राम भक्त पहुंच गए, क्योंकि सबकी निगाह थी कि आनंद मोहन के घर पर जाने से हो सकता है भूमिहार वोट बैंक में हमारी सिंधमारी हो जाए। अब बताइए कितनी घटिया और कितनी ये तुच्छ राजनीति है। और आनंद मोहन पेरोल के बाद जेल गया वापस। अब आप ही कल्पना कीजिए कि यदि वो जेल में कुछ गुंडागर्दी करता है, यदि वो जेल में गुंडागर्दी करता है आनंद मोहन, मोबाइल से बात करता है, तो क्या उस जेल के जेलर की औकात है आनंद मोहन पर कड़ाई करने की? नहीं औकात है, क्योंकि जेलर जानता है कि मुख्यमंत्री का लंगोटिया यार है। जेलर को पता है कि मुख्यमंत्री इसकी बेटी की शादी में गए थे। तो इन लोगों ने कानून को बिल्कुल मखौल बना के रख दिया है, और इसलिए बिहार में ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ही, स्पेशल ट्रीटमेंट। जब मुख्यमंत्री ही, जब उनके लंगोटिया यार हैं, जब मुख्यमंत्री ही बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं तो मिलेगा ही। वो तो जेल को मजाक बना दिया। हो सकता है वो जेल में दरबार भी लगाता हो, है ना, और जेलर की कुर्सी पर हो सकता है आनंद मोहन ही बैठता है सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर, और सुपरिटेंडेंट साहब स्टूल पर जाकर बैठ जाते हो। तो पूरे बिहार में इन लोगों ने कानून का मखौल बना दिया है। अपहरण, अभी बिहार में ये पटना में मतलब 15-20 रोज से एक डॉक्टर हैं वो लापता है, उनका कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी खंगाले, कुछ नहीं पता चला। कहीं पर कहते हैं कि हाजीपुर के पास देखे गए, कुछ नहीं पता चला। अब उनको ज़मीन निगल गई कि आसमान खा गया, कुछ नहीं पता है। देखिए एक बात ये भी जानिए कि नीतीश कुमार का मीडिया मैनेजमेंट, मैं हमेशा इस बात पर कहता हूँ, लालू यादव के मीडिया मैनेजमेंट से बेटर है। इसलिए लालू यादव को वाले जो शासनकाल था वो भी मोटा मोटी समझिए 15 साल का था, 90 से 2005 तक, लालू राबड़ी दोनों को मिलाकर। तो उस दौरान जो बिहार में अपराध होते थे तो उसको मीडिया बहुत हाईलाइट करती थी, और एकदम जंग राज का एक ठप्पा लगा दिया गया। नीतीश कुमार का मीडिया मैनेजमेंट, उस मामले में नीतीश कुमार ज़्यादा शातिर आदमी है। पटना के किसी अखबार की आज की तारीख में औकात नहीं है ज़्यादा आलोचना करने की, अगले दिन सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। बड़े बड़े पत्रकार मुझसे ओपनली कहते हैं कि हम लोग यदि ज़्यादा सरकार को क्रिटिसाइज़ करेंगे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर, तो हमारा सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। और सरकारी विज्ञापन जो अखबारों को मिलते हैं करोड़ों रुपए के, वही अखबार की आय के मुख्य स्रोत होता है।
और 4 रुपया में अखबार बेच के थोड़ा ही उसका स्रोत है आय का। जो करोड़ों का विज्ञापन मिलते हैं वो मेन स्रोत है। तो सरकार उसका विज्ञापन बंद कर देती है, जनसंपर्क विभाग, तो डर के मारे सब दुबके रहते हैं। निर्भीक संपादक से हो, निर्भीक चीफ रिपोर्टर हो, सब दुबके हुए हैं। तो एक ये भी बात है। और इसके बावजूद एक छवि बनी थी कि हाँ 5 से 10 तक कुछ बेटर स्थिति हुई थी, लेकिन अब तो वही है, ढाक के 3 पात है, कोई मुझे फ़र्क नहीं लगता है जी। रिटायर्ड आईजी अमिताभ दास जी का साफ कहना है कि जो ये राजनीति चल रही है, हुलड़बाजी चल रही है, इसको साफ साफ खत्म होना चाहिए। और ये जो भाजपा कर रही है अपनी जो राजनीति चमका रही है, इस तरह की राजनीति को खत्म होना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाके हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए। धन्यवाद।